हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सेक्शन 177 जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था काश्तकार को इजेक्ट करने का एक अन्य आधार जो था इजेक्टमेंट फॉर डेट्रीमेंटल एक्ट और ब्रीच ऑफ कंडीशन। इट मीन्स हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण काश्तकार की बेदखली। हमें पढ़ चुके थे 177। अब हम बात करेंगे सेक्शन 178 की। सेक्शन 178 बात करता है सेक्शन 177 में जारी किए गए डिक्री या आदेश के बारे में। इसका सब्जेक्ट है डिक्री और ऑर्डर अंडर सेक्शन 177। सेक्शन 177 कहता है कि सेक्शन 177 के अंतर्गत आदेश या डिक्री जो न्यायालय जो भी पारित की जाए, जो भी न्यायालय ने जो आदेश या डिक्री धारा 177 में पारित करी है, तो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 177 के अंतर्गत की गई कार्यवाही के लिए ऐसी डिक्री आदेश पारित कर सकता है जिसके अंतर्गत काश्तकार को उसके संपूर्ण भूमि क्षेत्र से या किसी आंशिक हिस्से से बेदखल किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो 178 हमारे पास क्या ऑप्शन छोड़ती है। 178 कहता है कि जो भी आदेश या डिक्री हो, वो आदेश या डिक्री कैसा हो सकता है। ये पर्टिकुलर मान लीजिए एक लैंड एरिया है, तो काश्तकार को ये कहा जा सकता है कि वो पूरा का पूरा एरिया छोड़ दे, यानी कि पूरे एरिया से उसे इजेक्ट किया जा सकता है या फिर उसके किसी एक पार्ट से उसको इजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात 178 कहता है कि ऐसी डिक्री या आदेश के अंतर्गत न्यायालय काश्तकार को निर्देश भी दे सकता है। और क्या निर्देश देगा बच्चों? यदि काश्तकार डिक्री पारित होने की तिथि से जिस दिन, मतलब कहने का मतलब है डेट ऑफ पासिंग द डिक्री, जिस दिन डिक्री पारित हुई है उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर विदिन 3 मंथ्स अगर वो जो भी उसने टूट फूट करी है, किसी प्रकार के उसने जो भी चेंजेस करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर वो वापस से उनकी मरम्मत करवा देता है या फिर हर्जाना चुका देता है, कंपनसेशन दे देता है, तो न्यायालय रीजंस लिखने के बाद डिक्री को निष्पादन नहीं करेगा, यानी कि उसको डिक्री का एग्जीक्यूशन न्यायालय नहीं करेगा। तो इस तरह से काश्तकार को न्यायालय द्वारा एक और मौका दिया जाता है, उसे 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द डिक्री। क्लियर? देन वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 180, धारा 180। धारा 180 एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन रखती है। धारा 180 का सब्जेक्ट है आपका एडिशनल प्रोविजंस फॉर इजेक्टमेंट रिगार्डिंग खुद काश्त और गैर खातेदार टीनेंट्स और सब टीनेंट्स। कहने का मतलब धारा 180 बात करती है खुद काश्त अभिधारियों या गैर खातेदार अभिधारियों या शिकमी अभिधारियों की बेदखली के लिए अतिरिक्त उपबंधों के संबंध में। पर ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स की ये जो धारा आपकी 180 है, इसके प्रोविजंस खातेदार काश्तकार के संबंध में लागू नहीं होते। क्या कहीं पर भी जब आप बेर एक्ट उठा के देखते हो, बुक उठा के देखते हो, आपको इस धारा 180 का जो सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या कहीं पर भी आपको खातेदार काश्तकार लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि धारा 180 के प्रावधान खातेदार काश्तकार के संबंध में लागू नहीं होंगे। तो फिर किसके संबंध में लागू होंगे? ये लागू होंगे आपके गैर खातेदार अभिधारियों, खुद काश्त के अभिधारी और शिकमी अभिधारियों के संबंध में। ठीक है, अब कैसे इन लोगों को बेदखल किया जा सकता है इसके बारे में आइए हम कुछ शॉर्टली मैंने प्रोविजंस लिखे हैं ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। तो देखिए, कोई भी खुद काश्तकार या गैर खातेदार काश्तकार जो है या शिकमी काश्तकार भूमिधारी द्वारा आवेदन किए जाने पर निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर बेदखली के लिए लायबल होगा। तो सबसे पहले आवेदन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कौन आवेदन कर रहा है यहाँ पर? भूमिधारी। तो यहाँ पर हो गई ये आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन बाय द लैंडलॉर्ड। फर्स्ट बात करते हैं कि यदि भूमिधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम सीमा से अधिक भूमि अपने स्वयं के द्वारा खेती करने के लिए आवश्यक हो, अन्य शब्दों में काश्तकार या शिकमी काश्तकार के पास सीलिंग एरिया से ज़्यादा ज़मीन हो और ऐसी ज़मीन की आवश्यकता भूमिधारी को स्वयं को हो। कहने का मतलब है जितनी सरकार ने निर्धारित कर रखा है, जितना न्यूनतम क्षेत्रफल, अगर उस न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक अभिधारी या शिकमी अभिधारी यानी कि टीनेंट और सब टीनेंट के पास है, तो जितना अधिक है वो भूमिधारी खुद चाहता है कि भाई ये जो अधिक हिस्सा है ना तुम्हारे पास, ये मुझे दे दो, मुझे खुद को व्यक्तिगत कृषि के प्रयोजनार्थ ये भूमि चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? उनसे वो अतिरिक्त हिस्सा लिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा है कि यदि काश्तकार को भूमिधारी द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर भूमि काश्त करने के लिए दी जाती है, मतलब हर साल वो अलग अलग वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से दी गई है भूमि करने के लिए आपको काश्तकारी। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से दी गई है आपको तो भी वो वापस ली जा सकती है। भाई पिछले साल तो आप थे उस पर काबिज, इस साल मैं खुद करूँगा या कोई अन्य रीज़न, ठीक है, तो वो उसको बेदखल कर सकता है। ये भी एक कारण है।
दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि जो भी आपका ये जो सेकंड पॉइंट है आपका, इसके प्रयोजन के लिए किसी अभिधारी या शिकमी अभिधारी में जो वर्ष प्रतिवर्ष भूमि धारण करता है ऐसा अभिधारी या शिकमी अभिधारी शामिल होगा। मतलब यहाँ जो ये लिखा है ना कि जो भी अभिधारी से या शिकमी अभिधारी से ले सकते हैं, तो ये शिकमी अभिधारी या अभिधारी इस सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन होंगे? जो पट्टे या उप पट्टे, लीज और सब लीज के समापन के बाद भूमि पर कब्जा रखे हुए हैं और पट्टादाता या उसका वैध प्रतिनिधि अभिधारी या शिकमी अभिधारी से लगान ले लेता है या अन्यथा उसके द्वारा कब्जा बनाए रखने के प्रति सहमति प्रकट कर देता है। मतलब अभी तक उनका सारा काम हो चुका है, पट्टे के समापन हो चुका है, अभी पट्टे के समापन के बाद भी वो भूमि पर काबिज है और जो पट्टा देने वाला है, लेसर जो है या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अभिधारी या शिकमी अभिधारी से लगान उसने ले लिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके की सारी कंडीशन इस संबंध में पूरी होनी ज़रूरी होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बात करता है सेक्शन 45 के अंतर्गत उसके पहले वाले पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है और उस भूमिधारी को स्वयं को खेती करने के लिए आवश्यकता है। सेक्शन 45 के अंतर्गत आपने जो पट्टा स्वीकृत किया है या शिकमी पट्टे की अवधि है या शिकमी पट्टे की अवधि है, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई है भैया। अब ड्यूरेशन खत्म हो गया है आपका लीज का। या वर्तमान जो भी कृषि वर्ष है उसकी भूमि को व्यक्तिगत कृषि के लिए भूमिधारी लेना चाहता है तो भी वो ले सकता है। नेक्स्ट, वह भूमि जो ईयर 1948 और 49 के पहले ठीक 5 वर्ष तक लगातार व्यक्तिगत रूप से काश्त की गई थी, उसके बाद निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे दी गई थी और उस पट्टे या शिकमी पट्टे की अवधि समाप्त होने पर काश्तकार वह भूमि भूमिधारी को लौटाने के लिए उत्तरदायी था। कहने का मतलब है ऐसी भूमि जो 1948-49 के ठीक 5 वर्ष तक लगातार, पहले के जो 1948-49 का जो वर्ष था उससे पहले के ठीक 5 वर्ष, ठीक है। अब उस 48-49 के जो ईयर था उससे पहले के ठीक 5 वर्ष तक वो लगातार व्यक्तिगत रूप पर्सनली उस पर काश्त कर रहा था। उसके बाद निश्चित अवधि के लिए वो पट्टे पर दे दी उसने, मान लो किसी बी को, मिस्टर बी को दे दी, और उस पट्टे पर या शिकमी पट्टे की अवधि समाप्त होने पर काश्तकार वह भूमि भूमिधारी को लौटाने के लिए लायबल था कि नहीं था? लौटा देनी चाहिए ना वो, जब उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया तो लीज का। लेकिन यदि भूमिधारी को उस भूमि की व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए सीलिंग एरिया के क्षेत्र के बराबर भूमि पहले से है, अगर मान लो भूमिधारी के पास व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए पहले से भूमि है, तो काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। मतलब अगर वो चाहता है ना कि भैया मुझे तो ये भूमि चाहिए, ठीक है, तो ऐसा भूमिधारी जो है उसके पास अगर भूमि होगी तो वो काश्तकार को बेदखल नहीं कर सकता। क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर बात आती है सेक्शन 183, इजेक्टमेंट ऑफ सर्टेन ट्रेसपासर्स, कतिपय अतिचारियों की बेदखली। ट्रेसपासर मीन्स आप सब बच्चे समझते हैं, आप लोग पढ़कर आए हैं, टॉट में भी पढ़कर आए हैं, इसके बारे में आईपीसी में भी आपने ट्रेसपासर्स के रिगार्डिंग पढ़ा है, ठीक है। जो ट्रेसपासर क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो इनलीगली किसी भूमि पर काबिज होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो किसी भूमि पर कब्जा जमा लेते हैं या उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, ट्रेसपासर। तो सेक्शन 183 इस संबंध में क्या कहता है बच्चों? ये केवल इतना कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, केवल समझ लो, बाद में हम इसको रेड आउट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी भूमि में अतिक्रमण के रूप में आ गया है, उसको बाहर निकालने का आपका अधिकार है, और ये केवल इसका प्रोसीजर बताता है। तो सेक्शन 183 क्या कहता है कि सेक्शन 183 में अतिक्रमियों यानी कि ट्रेसपासर से जो काश्तकार के हितों की रक्षा करने के लिए, वास्तविक जो काश्तकार है उसके हितों की रक्षा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। वास्तव में जो टीनेंट है, जो जिसको वास्तव में काबिज होना चाहिए, उसको हटाकर कोई ट्रेसपासर अगर काबिज हो गया उस भूमि पर, तो टीनेंट के हितों की रक्षा करनी होगी ना हमें। अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी, कोई ट्रेसपासर जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना किसी लीगल राइट के ले लिया या ले रखा है, उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को के वाद पर जो काश्तकार के रूप में बेदखली करने के अधिकारी हैं, बेदखली का दायी होगा। मतलब वो जो काश्तकार है वो वाद ला सकेगा उनके ऊपर, काश्तकार है या जो भी शिकमी अभिधारी है वो उनके ऊपर जो मतलब वैध रूप से जो राइट, वैध रूप से पोजीशन रखने का जिसके पास राइट है, वो ऐसे अतिचारियों के खिलाफ वाद ला सकेगा और उनको बेदखल करवाया जा सकेगा। तथा आगे ये कहता है
प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, या तो पूरे कृषि वर्ष में उसने कब्जा रखा हो, या फिर कुछ आध समय के लिए, कुछ आध महीनों के लिए उसने कब्जा कर रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर, मतलब देखो पेनल्टी भी यहाँ बताई गई है, पेनल्टी के तौर पर ऐसी राशि भुगतान करने के लिए वो लायबल होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है। समझ में आ गई? जितना लगान है उसके 15 गुना तक इस पे शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार यह धारा जो है वो अधिभावी प्रभाव भी रखती है, अर्थात ये जो एक्ट है आपका, इसमें किसी अन्य प्रावधान में कोई विपरीत बात भी हो ना, तो भी धारा 183 के प्रावधान लागू होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लियर? फिर बात करते हैं सेक्शन 183A के बारे में। सेक्शन 183A जो बात करता है आपकी 183A के अंतर्गत बंधकदार, इसका एक छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है, वो ये है कि जब मान लीजिए बंधकदार है, बंधककर्ता ने अपनी भूमि छुड़ानी चाहिए भाई, सब कुछ उसने जो लेन देन था सब कंप्लीट कर दिया, जो चुकाना था चुका दिए पैसे वैसे, उसके बाद भी अगर बंधकदार उस भूमि को नहीं सौंप रहा है तो सेक्शन 183A कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि धारा 183 के अंतर्गत बंधकधारी यानी कि जो मॉर्टगेजी है, बंधक संपत्ति होने पर भी भूमि का कब्जा वापस, बंधक समाप्त होने पर भी, अगर मॉर्टगेज एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, पूरा आपको पेमेंट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली आप उसकी प्रॉपर्टी देंगे मॉर्टगेजर की। नहीं देते हैं तो सेक्शन 183 कहता है कि बंधकधारी यानी कि मॉर्टगेजी अगर बंधक समाप्त होने पर भी भूमि का कब्जा अपने पास रखता है, बंधककर्ता को यानी कि मॉर्टगेजर को नहीं देता, तो बंधककर्ता बंधक अवधि समाप्ति की दिनांक से 12 वर्षों के भीतर, उसके पास 12 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है बच्चों, 12 वर्षों के भीतर सहायक कलेक्टर को जिसके क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की भूमि स्थित है, भूमि की वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा। ठीक है, सहायक कलेक्टर को वो आवेदन कर सकता है तथा इस प्रकार की भूमि स्थित जो भी भूमि की वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा, और इस प्रकार के आवेदन पत्र पर सहायक कलेक्टर अपना निर्णय अतिक्रमकी को सुनेगा, उसको राइट टू हियरिंग अवेलेबल करवाएगा, अतिक्रमक की सुनवाई अतिक्रमक को जो है वो सुनवाई का युक्त अवसर देगा, और उसके बाद जो उसका निर्णय होगा वो देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बात करी। हमारे जो ये आज का लेक्चर था इसमें हम लोगों ने सारे लगभग हमने आधार कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, जिन आधारों पर आपको जो है काश्तकार को उसके जोत से बेदखल किया जा सकता है, वो सारे का आधार हमने देखे हैं कम्प्लीटली। और अतिचारियों के संबंध में भी ये मैंने एक्स्ट्रा प्रोविज़न आपको पढ़ा दिया, ये आप इसमें डालें, क्योंकि अगर कोई अतिचारी होगा तो उसको भी बेदखल किया जा सकता है ना। मान लीजिए कोई अतिचारी हो बनकर काम करने लग जाए, वहीं खेती करने लग जाए, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस में देखे, पिछली लास्ट क्लासेस में देखे, और हमने जो आज भी हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं दोनों, उसमें मैंने आपको पढ़ाए हैं इसके संबंध में, तो आप ध्यान रखें। शॉर्टली जैसे मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ, लगान की बकाया की डिक्री के निष्पादन में बेदखल किया जा सकता है, जोत के अवैध अंतरण या शिकमी पट्टे पर दिए जाने पर उसको बेदखल किया जा सकता है, भूमि के प्रति किसी भी प्रकार का हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखल किया जा सकता है, खुदकाश्त गैर खातेदार या शिकमी अभिदारियों की बेदखली के संबंध में हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़े धारा 180 में, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अतिचार या अतिक्रमण के आधार पर बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा बंधक की अवधि समाप्त होने पर भी अगर बंधक भूमि पर कब्जा बनाए हुए हैं मॉर्टगेजी, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट करी, तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कि अगर किसी काश्तकार को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल कर दिया गया है, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अगर उसको इजेक्ट कर दिया गया है, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।